हाँ जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो भाई 4 महीने हो गए हमें यूएसए से इंडिया मूव हुए एंड जैसा भी हमारा प्रोसेस रहा था मूव का भाई हमने पूरा आपके साथ शेयर करा, हमारी जर्नी आपके साथ पूरी शेयर की है हमने। एंड इवन अभी 1 महीने पहले ही शायद हमने हमारे रीजंस भी आपके साथ शेयर करे थे कि क्यों हमने यूएसए को छोड़ा और हम इंडिया आ गए। बट कुछ इन्फॉर्मेशन देना ना हम मिस कर गए थे उसमें, मतलब जो भी हमने सीखा जाना जब हम ये मूव कर रहे थे। सो बस आज की वीडियो इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के बारे में होने वाली है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है जो लोग प्लान कर रहे हैं यूएसए से इंडिया मूव करने का। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भाई टाइमिंग। मतलब आप कौन से टाइम पे मूव कर रहे हो यूएसए से इंडिया, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल मैंने अगस्त में मूव किया था, यानी कि मिड ऑफ ईयर में मूव किया था ऑलमोस्ट, ये मान लो। जिसकी वजह से क्या हो गया कि मेरे यूएसए में तो 182 डेज कंप्लीट हो गए अगर मैं टैक्स के हिसाब से बात करूं। सिमिलरली मेरे इंडिया में भी 182 डेज कंप्लीट हो जाएंगे टैक्स के हिसाब से, यानी कि मैं दोनों कंट्रीज में मुझे टैक्स देना पड़ेगा, यूएसए में भी और इंडिया में भी। बट यूएसए में मुझे यूएसए की इनकम पे ही टैक्स देना पड़ेगा, मगर इंडिया में मुझे ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि इंडिया में मैंने जो कमाया उस पर तो टैक्स लगेगा ही, एंड यूएसए में मैंने जितना भी कमाया है ना इस फाइनेंशियल ईयर में, और वो भी ऐड किया जाएगा मेरी इनकम में। और यूएसए में तो भाई मैंने डॉलर्स में कमाया था तो उसको आईएनआर में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर ऐड किया जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा वो अमाउंट बन जाएगा। मगर एक रिलीफ आपको यहाँ पे ये मिल जाता है कि यूएस और इंडिया के बीच में टैक्स ट्रीटी है, तो यूएसए में आपने जितना भी टैक्स दिया है आप उसको इंडिया में क्लेम कर सकते हो, बट जो डिफरेंस अमाउंट है ना वो स्टिल आपको पे करना पड़ता है। तो वही एक थर्ड पार्टी कंपनी है भाई जो अभी ये मेरा टैक्स वैक्स का सब कुछ देख रही है एंड प्रोसेस कर रही है, और अभी वो थोड़े दिनों में मुझे बताने वाली है कि कितना मुझे टैक्स देना पड़ेगा अभी इंडिया में। तो यस, टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपके पास ये लिबर्टी है कि आप स्ट्रैटेजिकली प्लान कर सकते हो अपना मूव, तो यस, टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है जब आप यूएसए से इंडिया मूव करते हो इन टर्म्स ऑफ टैक्स। तो अगर आप अपना प्लान स्ट्रैटेजिकली बना सकते हो, मतलब कुछ ऐसे टाइम पे आप इंडिया आओ कि आपको 182 डेज से कम ही हो इंडिया में उस फाइनेंशियल ईयर में, देन आप उस साल इंडिया में टैक्स देने से बच सकते हो। या फिर अगर आपका स्टेटस RNOR है, यानी कि रेजिडेंट हो बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपको ग्लोबल इनकम पे टैक्स नहीं देना होता है इंडिया में। बट उसके भी कुछ कंडीशंस रहते हैं कि आप विद इन कि आप प्रीवियस 7 ईयर्स में आप कुछ 500 या 600 दिन से कम अगर इंडिया में रहे हो तभी आपको ये स्टेटस मिलता है। अदरवाइज आपका स्टेटस ROR हो जाता है। मेरे को कंप्लीट नॉलेज नहीं है इस टॉपिक के बारे में क्योंकि मैंने ज़्यादा डाइव डीप नहीं किया था, क्योंकि मेरा खुद का स्टेटस ROR ही था। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप क्वालिफाई करते हो तो आप इसको और चेकआउट कर सकते हो। बट यस, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको थोड़ा बहुत टैक्स में पैसा बचाना है तो। एंड अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि जो भी मेरे बैंक अकाउंट्स थे यूएसए में और जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, मतलब स्टॉक्स वगैरह में ना, तो उनका मैंने क्या करा। तो देखो, लीगली आप यूएसए में जितना भी, मतलब मैंने रिसर्च अपनी करी है कि आप लीगली यूएसए में बैंक अकाउंट्स मेंटेन करके नहीं रख सकते हो अगर आप यूएसए के रेजिडेंट नहीं हो तो। एंड जितना भी फिर मैंने व्लॉग्स में देखा है ना, तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे यूएसए से इंडिया अपना पैसा मूव करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज सिक्योर फील करना चाहते हैं, क्योंकि पैसा अगर उनके पास रहेगा तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। यूएसए में यू नेवर नो कब पॉलिसी चेंज हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप तुरंत यूएसए ट्रैवल कर सकते हो, राइट, अगर आपके पास वीज़ा वगैरह नहीं है तो और सस्ता भी नहीं होता है। तो मैंने भी यही स्टार्ट कर दिया था, मतलब धीरे धीरे पैसा ना अपना यूएसए से इंडिया मूव करना स्टार्ट कर दिया था। बट क्या इसका मतलब ये है कि आप फिर जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं स्टॉक्स में और 401k में, वो भी आप मेंटेन नहीं कर सकते हो? तो नहीं, वो आप मेंटेन करके रख सकते हो, बट उसमें भी एक कैच है। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भाई रॉबिनहुड में थी, मतलब उसी में मैंने अपने स्टॉक्स वगैरह का पोर्टफोलियो बनाया हुआ था। तो रॉबिनहुड के साथ भी सेम केस रहता है कि आप अकाउंट मेंटेन करके नहीं रख सकते हो अगर आप यूएसए के रेजिडेंट नहीं हो तो। मगर कुछ कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं अकाउंट मेंटेन करने के, जैसे कि फिडेलिटी। तो उसमें आप अपना अकाउंट बना सकते हो। ओनली क्या चीज़ कि आपको यूएसए में रह के ही वो अकाउंट बनाना होगा, एंड देन आप अपना पूरा
रोबिनहुड का जो भी आपकी पोर्टफोलियो है उसको माइग्रेट कर सकते हो फिडिलिटी में, ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको बस इनिशिएट करना होता है, जो कि मैंने यूएसए में रहते रहते ही कर दिया था। इवन फिडिलिटी आपको एड्रेस चेंज भी अलाउ करता है, मतलब आप उसमें अपना इंडिया का एड्रेस भी डाल सकते हो। फ़ोन नंबर वो सपोर्ट नहीं करते, फ़ोन नंबर शायद वो यूएस का ही सपोर्ट करते हैं, तो फ़ोन नंबर और एड्रेस का भी मैंने क्या जुगाड़ किया था ना, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। बट यस, फिडिलिटी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट रख सकते हो। ऑब्वियसली रिस्क टॉलरेंस वाली यहाँ पे बात हो जाती है कि अगर आप इतना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो कि भाई कल को वो पैसा कुछ भी मतलब आप एक्सेस ना कर पाओ या कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर आपको ऐसा रिस्क लेने की आपकी एपिटाइट है तो फिर आप ये वाला प्रोसेस भी कर सकते हो, फिडिलिटी वाला। तो मैंने वो कर दिया था एंड उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट अभी चल रही है। ऑब्वियसली जब आप एड्रेस चेंज कर देते हो और उनको आप नोटिफाई कर देते हो कि भाई आप अब यूएसए के रेजिडेंट नहीं हो, आपको एक 8BEN करके W8BEN करके एक फॉर्म भी अपलोड करना पड़ता है। तो उसके बाद ना कुछ कुछ वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देते हैं आपके अकाउंट के ऊपर भी, जैसे कि आप डिपॉजिट नहीं कर सकते न्यू कैश एंड मतलब और भी कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बट आपका जो पैसा है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने करी हुई हैं वो तो ऑब्वियसली ग्रो होती रहेंगी एंड डिविडेंड आपको मिलता रहेगा, आप अगर आपने ऐसे किसी स्टॉक में डाला है जो डिविडेंड देता है। तो सिमिलरली 401k के साथ भी यही होता है कि वो भी आप मेंटेन करके रख सकते हो। तो या तो फिर आप जब 60 ईयर्स के हो जाओ तब उसको आप विड्रॉ करो, तो देन आपको अर्ली विड्रॉल फी नहीं देनी पड़ेगी एंड ओनली टैक्स देना पड़ेगा। या फिर क्या प्लान कर सकते हैं, जो कि मैंने देखा है कि वो लोग प्लान करते हैं कि वो आप ना निकालना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे पैसा, बट आप उस ईयर में निकालो जिस ईयर में आपके पास आपकी यूएस में कोई इनकम ना हो, तो सो दैट आपको कम टैक्स देना पड़े। मतलब आपको अर्ली फी तो देनी पड़ेगी बट टैक्स आप थोड़ा सा अपना बचा सकते हो उस केस में। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर कि मैंने भाई एड्रेस और फ़ोन नंबर का क्या किया है। तो देखो, एड्रेस तो मैंने मेरे दोस्त का यूज़ कर रखा है अभी हर जगह बैंक्स वगैरह में ना, सो दैट मेरे जितने भी ज़रूरी वाले मेल्स हैं वो उसके घर पे चले जाएं। एंड इसके अलावा मैंने एक चीज़ और कर दी थी कि यूएसपीएस में एक चेंज ऑफ एड्रेस करके होता है शायद, मतलब फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट होता है, कुछ तो होता है, वो मैंने ले लिया था। जिससे क्या होता है कि मेरे जितने भी मेल्स हैं ना जो मेरे करंट एड्रेस के लिए हैं वो मेरे दोस्त के एड्रेस पे चले जाएं, सो दैट मैं कोई भी मेल मिस ना कर दूं। इसके अलावा फ़ोन नंबर का मैंने क्या किया है कि मैंने प्रीपेड पे करवा लिया था और एक सस्ता वाला प्लान ले लिया था, मतलब कुछ $10-15 वाला प्लान ले लिया था, सो दैट मुझे एसएमएस आते रहे बैंक के ओटीपी वगैरह। ना इसमें एक और ऑप्शन होता है जो कि 2-3 लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया था, विच इज़ गूगल वॉइस। मतलब उसमें क्या रहता है कि आपको सिर्फ वन टाइम फ़ी देनी होती है, विच इज़ $20 या $25 एंड आपका नंबर जो है ना फिर वो गूगल वॉइस पे पोर्ट हो जाता है एंड देन फिर हमेशा के लिए भाई वो आपका नंबर हो जाता है। बट द ओनली थिंग इज़ कि ये जो नंबर है ना ये वॉइप नंबर होता है, मतलब वॉइस ओवर आईपी रहता है ना, ये वो वाला नंबर हो जाता है एंड काफ़ी सारे बैंक सपोर्ट नहीं करते हैं ये वाला नंबर, जितनी भी मैंने रिसर्च करी है। वे प्रोसेस, और ये वन वे प्रोसेस होता है, मतलब एक बार आपने करा लिया तो करा लिया। तो फिर मुझे वही लग रहा था कि यार मैं ये प्रोसेस में ये करा दूं देन फिर मेरे को मैसेजेस ना आए तो फिर पंगा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये नहीं कराया था। एंड अगर आप कॉन्फिडेंट हो गूगल वॉइस को लेके तो आप करा सकते हो, बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको यूएस में रह के ही ये पोर्ट करवाना होता है। तो ये हो गई भाई एड्रेस और फ़ोन नंबर की बात। एंड अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, विच इज़ SSN, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि भाई आइडेंटिटी होती है आपकी यूएसए में। मतलब आपको कुछ भी लोन वगैरह लेना है, बैंक अकाउंट में अकाउंट खोलना है या क्रेडिट कार्ड लेना है वगैरह वगैरह, इन सब के लिए SSN लगता है। तो इसको सेफ और सिक्योर कैसे रखना है, तो मैंने क्या किया है ना कि जो भी ये 3 मेन एजेंसीज़ हैं जो कि आपका ये क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करती हैं, विच इज़ ट्रांस यूनियन, इक्विफैक्स और एक्सपीरियन। तो इन तीनों पे मैंने अपना अकाउंट बना लिया था और मैंने क्रेडिट फ्रीज करके एक ऑप्शन रहता है वो इनेबल कर दिया था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। एंड इससे क्या रहता है कि कोई भी भाई मेरा SSN यूज़ करके मेरा क्रेडिट रिपोर्ट चेक नहीं कर सकता है। तो मेरा जो SSN है वो कोई भी गलत तरीके से यूज़ अब नहीं कर पाएगा अगर वो लीक हो भी जाता है तो ये मेक श्योर करना कि आप अपने SSN के साथ ये कर दो। तो अगर आप मूव कर रहे हो यूएसए से इंडिया एंड आपका दोबारा से प्लान है यूएस से वापस आने का, तो मेक श्योर करना कि आप अपना SSN फ्रीज करवा लो, सो दैट कोई भी उसका रॉन्गली यूज़ ना कर पाए। इसके अलावा अगर आप इन्फेंट के साथ मूव कर रहे हो, जैसे कि हमने भाई अंश के साथ मूव किया था यूएसए से इंडिया, तो आप मेक श्योर करना कि आप उसका OCI कार्ड का प्रोसेस इनिशिएट करा दो बहुत पहले ही, क्योंकि एटलीस्ट 4 हफ्ते लगते हैं, जितना भी हमने देखा था 4 हफ्ते लगते हैं OCI कार्ड बन के आने में, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किए हैं और सब कुछ आपने सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराई है तो। नहीं तो फिर वो 4 हफ्ते से भाई 5-6 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो
हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हमने क्या करा था ना कि हमने अंश का वीज़ा लगवा लिया था। बट जो हमने वीज़ा लगवाया था वो था लॉन्ग टर्म वीज़ा, मतलब एंट्री वीज़ा उसको बोलते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप इंडिया में रहते रहते उस वीज़ा को एक्सटेंड भी करा सकते हो एंड इंडिया में रहते रहते आप OCI भी बनवा सकते हो। तो अगर आप USA में रह के OCI नहीं बनवा पा रहे हो तो आप वीज़ा लगा के इंडिया में आ सकते हो एंड देन फिर आप इंडिया में रह के ये OCI बनवाने का प्लान अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी भाई जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करना भाई, कोशिश करेंगे हम उनको रिजॉल्व करने की। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।